आइए तो आज फिर आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ भौतिकी का। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रत्येक विषय का साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, अन्यत्र विषयों का मेरा टोटल फाइनली गेस क्वेश्चन तैयार है। और एक एक करके आपको ये देते रहेंगे। अमृत का घूंट एक साथ नहीं पिलाया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके पिलाया जाता है ना। तो पांच पांच क्वेश्चन लेकर मैं आपके पास प्रस्तुत हो रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन आपको साइंस से दिया था। फिर आज साइंस से ही भौतिकी का ये 5 धमाका क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से 100% इसी में से आएगा। आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। हमारा प्रथम प्रश्न है कि आवर्धन किसे कहते हैं और इसका SI मात्रक भी क्या होता है उसको भी बताना है। तो देखिए यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, किसको, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। किस अक्षर से? एम द्वारा सूचित किया जाता है। और इसके एसआई मात्रक भी निश्चित रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन में आपका 4 दे दें और लास्ट घ दे देंगे, इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर इनमें कोई नहीं, क्योंकि आवर्धन का कोई एसआई मात्रक होता ही नहीं है। क्लियर, इसको याद रखिएगा। एम बराबर V/U होता है। एम का सूत्र होता है V/U। आवर्धन बराबर पूछ दें तो क्या होगा? V/U, अर्थात वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर दूसरा हमारा है। दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? क्या कहते हैं, पेंसिल हो, लकड़ी हो, किसी भी चीज़ को आप देखिए पानी में डुबो कर देखिएगा, आपका सीधा पेंसिल उसमें तिरछा दिखाई देता है। फिर निकालिएगा सीधा, फिर डुबाइएगा तिरछा। आखिर ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? इसका मुख्य कारण होता है कि प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में गति का अलग अलग होना। कहीं उसका गति तेज हो जाता है और कहीं गति धीमा हो जाता है। और देखिए यहाँ मैंने बड़ा ही शॉर्ट तरीका से सरल भाषा में आपके लिए उत्तर तैयार किया है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी या पेंसिल मुड़ी हुई इसलिए प्रतीत होती है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यही कारण है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है ना। मजेदार, इजी भाषा, बस एक बार पढ़िए, एक बार में ही कंप्लीट। 2 क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट हुआ। तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं? नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उसे नेत्र की निकट बिंदु कहते हैं, सबसे नज़दीक। और इससे नज़दीक जाइएगा तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, एकदम धुंधला धुंधला, कुछ स्पष्ट रूप से आप नहीं देख पाइएगा। अब वो निकटतम बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। बहुत VVI है ये। ऑब्जेक्टिव में लगभग हमेशा पूछता है कि नेत्र का न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो याद रखिए कितना? 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? अब देखिए कितनी आसान भाषा में मैंने आपको विद्युत धारा याद करा दे रहे हैं, ठीक है। आपको बस इतना ही लिखना है कि आवेश के प्रवाह के दौर को विद्युत धारा कहते हैं।
आपको ज़्यादा अब तामझाम हाबी जाबी करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही। आवेश के प्रवाह के दौर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसके ऐसा मात्रा पक्का याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता है ये, और बहुत भी यही है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को किस अक्षर से सूचित करते हैं? ए से। कौन चीज से? ए से। क्लियर? आई क्या है? आई विद्युत धारा है, तो आई बराबर क्यू बटा टी। देखिए यहाँ ये सूत्र हो गया, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय, अर्थात आई बराबर क्यू बटा टी। देखिए यहाँ समझा दिए हैं कि आई कौन सी है? तो विद्युत धारा है। इसमें क्यू क्या है? तो विद्युत आवेश है, और टी है समय। क्लियर? तो पूछ दे कि आपका कौन सी विद्युत धारा बराबर क्या होगा? विद्युत धारा बराबर क्या होता है? तो विद्युत आवेश, संकेत कभी कभी नहीं भी दे, विद्युत आवेश बटा क्या? समय। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक समझते हैं ना, जिससे होकर धारा का प्रवाह हो सके, तो उससे जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। देख कितना बढ़िया बढ़िया आपको पॉइंट हम बता रहे हैं। चालक की लंबाई पर। कौन सी पर? चालक की लंबाई पर। अर्थात चालक क्या है? तार है, तार को ही ना चालक कहते हैं। तो तार की लंबाई जितनी अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा? तार की लंबाई जितनी अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध भी उतना अधिक होगा। दूसरा पॉइंट है चालक की मोटाई पर। तो तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, और तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। याद रखिएगा ना इसको, कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है, तार जितना पतला होता है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। क्लियर? इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है कि चालक के ताप पर, अर्थात किसी भी तार को चालक के ताप को जो बढ़ाइएगा तो क्या होगा? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। बहुत ऑब्जेक्टिव में बड़ा पूछता है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध डैश डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा, बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए, और पुनः मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा। ये 5-5 को करके मैं आपको पूरे साइंस पहले कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। यदि ज़्यादा दे दिया तो हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते अगुता जाएं या याद ना हो सके। होता है ना कि उतना ही खाइए जितना आपका पेट भर सके। पेट से ज़्यादा खाइएगा तो वही ना होगा, अपच होगा, बीमारी का शिकार पड़िएगा। तो बीमारी आपको नहीं करना है, ठीक है? बस एकदम स्वस्थ बनना है, हेल्दी बनना है, क्योंकि आप अपने मैट्रिक के लिए प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, और मुख्य समय पर आप बीमार पड़ जाएंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो एकदम स्वस्थ रहिए और अपने मानसिक स्थिति को एकदम सुदृढ़ बना कर रखिए, ताकि एक बार किस चीज़ को पढ़ें आपका वहीं पर क्लियर, ठीक है? तो चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं।